नमस्ते डॉक्टर साहब, स्वागत है इस चैनल पर। उम्मीद है आपको मेरी पॉडकास्ट पसंद आ रही होगी। कृपया लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद। नमस्ते। आज हम बायोलॉजी की दुनिया में उतर रहे हैं और हमारा फोकस है चैप्टर 11 ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशंस, यानी जीव और समष्टियां। हाँ, हमारे पास टेक्स्ट बुक चैप्टर है और मिशन है इसे समझना, रिवाइज करना, वो भी बिल्कुल आसान कन्वर्सेशनल तरीके से। बिल्कुल। कभी सोचा है सुबह बगीचे में बुलबुल क्यों गाती है? देखिए, हम पूछ सकते हैं कैसे गाती है, ये हुआ मैकेनिज्म का सवाल। पर इकोलॉजी हमें पूछता है क्यों गाती है, मतलब सिग्निफिकेंस क्या है। सही। इकोलॉजी असल में जीवों के आपसी रिश्तों और उनके फिजिकल एनवायरनमेंट के साथ उनके इंटरैक्शंस की कहानी है। ये समझने की कोशिश है कि प्रकृति में जीवन का ताना बाना कैसे बुना गया है। बिल्कुल। और भारत में देखा जाए तो इस कहानी को साइंटिफिकली समझने की शुरुआत का श्रेय प्रोफेसर रामदेव मिश्रा को जाता है। अच्छा, फादर ऑफ इकोलॉजी इन इंडिया। हाँ जी, उन्हें फादर ऑफ इकोलॉजी इन इंडिया भी कहते हैं। लीड्स यूनिवर्सिटी यूके से पीएचडी करके उन्होंने बीएचयू में इकोलॉजी की टीचिंग और रिसर्च की नींव रखी। कमाल है। उनकी रिसर्च ट्रॉपिकल कम्युनिटीज, उनके सक्सेशन, प्लांट पॉपुलेशंस के एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सेज और ट्रॉपिकल इकोसिस्टम्स में प्रोडक्टिविटी और न्यूट्रिएंट साइक्लिंग को समझने में मील का पत्थर साबित हुई। उन्होंने ही पहला पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स भी शुरू किया इकोलॉजी में। जी हाँ, और उनके ही प्रयासों से नेशनल कमिटी फॉर एनवायरमेंटल प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन बनी, जिससे आगे चलकर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट बना। वाओ। तो चलिए प्रोफ मिश्रा से प्रेरणा लेते हुए ऑर्गेनिजम्स और पॉपुलेशंस की इस फैसिनेटिंग दुनिया की परतों को खोलते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि नेचर में सर्वाइवल के रूल्स क्या हैं। बिल्कुल। फंडामेंटली इकोलॉजी जीवों यानी ऑर्गेनिजम्स के आपस में और उनके फिजिकल मतलब एबायोटिक एनवायरनमेंट के साथ इंटरैक्शंस की स्टडी है। ये बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के 4 मेन लेवल्स पर फोकस करती है: ऑर्गेनिजम्स, पॉपुलेशंस, कम्युनिटीज और बायोम्स। आज हम पॉपुलेशंस पर फोकस करेंगे। राइट। तो ये पॉपुलेशंस आखिर हैं क्या? नेचर में कोई भी जीव अकेला तो रहता नहीं है ना? बिल्कुल नहीं। ज्यादातर स्पीशीज ग्रुप्स में रहती हैं, एक डिफाइंड ज्योग्राफिकल एरिया में, रिसोर्सेज शेयर करती हैं या उनके लिए कम्पीट करती हैं और आपस में इंटरब्रीड भी कर सकती हैं। सही। इसी ग्रुप को पॉपुलेशन कहते हैं। जैसे किसी वेटलैंड में सारे कॉमोरेंट्स या किसी खंडर में चूहे। हाँ, या जंगल में सागवान के पेड़ या एक तालाब में कमल के पौधे, ये सब पॉपुलेशन के एग्जाम्पल्स हैं। अच्छा। और ये समझना बहुत जरूरी है कि नेचुरल सिलेक्शन पॉपुलेशन लेवल पर ही काम करता है। हाँ, जिससे वक्त के साथ डिजायर्ड ट्रेट्स इवॉल्व होते हैं। इसीलिए पॉपुलेशन इकोलॉजी इतनी इंपॉर्टेंट फील्ड है। ये इकोलॉजी को पॉपुलेशन जेनेटिक्स और एवोल्यूशन से जोड़ती है। ये हमें बताती है कि स्पीशीज कैसे अडेप्ट करती हैं। इंटरेस्टिंग। तो पॉपुलेशंस के अपने कुछ खास गुण होते हैं जो एक अकेले इंडिविजुअल में नहीं मिलते। हाँ, बिल्कुल। जैसे बर्थ रेट और डेथ रेट, ये हमेशा पर कैपिटा यानी प्रति व्यक्ति कैलकुलेट होती हैं। सही। एकदम सही। एग्जाम्पल से समझे। मान लीजिए एक तालाब में 20 कमल थे, रिप्रोडक्शन से 8 नए जुड़े, तो पॉपुलेशन हो गई 28। तो बर्थ रेट हुई 820। हाँ, 820 इक्वल्स टू 0.4 ऑफस्प्रिंग पर लोटस पर ईयर। और डेथ रेट? वैसे ही अगर लैब में 40 फ्रूट फ्लाइज में से एक हफ्ते में 4 मर गईं, तो डेथ रेट हुई 440 इक्वल्स टू 0.1 इंडिविजुअल्स पर फ्रूट फ्लाई पर वीक। सिंपल। और क्या एट्रीब्यूट्स है? इसके अलावा है सेक्स रेशियो, मतलब पॉपुलेशन में मेल्स और फीमेल्स का अनुपात। और फिर है एज डिस्ट्रीब्यूशन। किसी भी पॉपुलेशन में अलग अलग एज ग्रुप्स के इंडिविजुअल्स होते हैं। हाँ, जैसे बच्चे, जवान, बूढ़े। बिल्कुल। जब हम इस डिस्ट्रीब्यूशन को प्लॉट करते हैं तो बनता है एज पिरामिड, फिगर 11.1 में जैसा है। अच्छा, इसकी शेप से पता चलता है पॉपुलेशन का फ्यूचर। एग्जैक्टली। शेप देखकर अंदाजा लग जाता है कि पॉपुलेशन बढ़ रही है, एक्सपेंडिंग पिरामिड, स्टेबल है, बेल शेप्ड, या घट रही है, अर्न शेप्ड। ये प्लानिंग के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और पॉपुलेशन साइज, जिसे टेक्निकली पॉपुलेशन डेंसिटी n कहते हैं, ये बताता है कि किसी हैबिटेट में उस पॉपुलेशन का स्टेटस क्या है। ये इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि किसी भी इकोलॉजिकल प्रोसेस का असर, चाहे वो कंपटीशन हो, प्रेडेशन हो या किसी पेस्टिसाइड का इफेक्ट, उसका असेसमेंट पॉपुलेशन डेंसिटी में आए चेंज से ही होता है।
लेकिन इसे मापना हमेशा सीधा नहीं होता है ना? हाँ, बिल्कुल। जैसे मान लीजिए एक खेत में 200 गाजर घास यानी पार्थेनियम प्लांट्स हों और पास में सिर्फ एक विशाल बरगद यानी बैंयन ट्री हो। हाँ, नंबर्स के हिसाब से तो बरगद की डेंसिटी बहुत कम हुई। पर उसका इकोलॉजिकल रोल कहीं ज्यादा बड़ा है। ऐसे केसेस में परसेंट कवर या बायोमास ज्यादा मीनिंगफुल मेजर हो सकता है। और सोचिए, पेट्री डिश में बैक्टीरिया की लाखों की आबादी, वहां तो टोटल काउंट करना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। प्रिसाइजली। इसीलिए कभी-कभी एब्सोल्यूट डेंसिटी की जरूरत नहीं होती, रिलेटिव डेंसिटी से काम चल जाता है। जैसे झील में हर ट्रैप में कितनी मछलियां फंसी, ये टोटल डेंसिटी का एक अच्छा इंडिकेटर हो सकता है। अच्छा। या फिर इनडायरेक्ट एस्टिमेशन, जैसे टाइगर सेंसस में अक्सर पग मार्क्स या फीकल पैलेट्स गिने जाते हैं, टाइगर्स को गिने बिना। तो ये पॉपुलेशन साइज या डेंसिटी स्टैटिक नहीं है, ये बदलती रहती है। हाँ, फूड सप्लाई, शिकारियों का दबाव, मौसम, बहुत सी चीजें इसे अफेक्ट करती हैं। और ये जानना जरूरी है कि पॉपुलेशन फल फूल रही है या डिक्लाइन कर रही है। बिल्कुल। पॉपुलेशन डेंसिटी में फ्लक्चुएशन के पीछे 4 बेसिक प्रोसेसेस हैं। फिगर 11.2 में दिखाया गया है। नेटैलिटी, मोर्टैलिटी। हाँ, नेटैलिटी B यानी बर्थ्स जो पॉपुलेशन में जुड़ते हैं, मोर्टैलिटी D यानी डेथ्स जो पॉपुलेशन से कम होते हैं। और इमिग्रेशन। जी, इमिग्रेशन I उसी स्पीशीज के इंडिविजुअल्स का बाहर से आकर हैबिटेट में बस जाना, और एमिग्रेशन E पॉपुलेशन का इंडिविजुअल्स का हैबिटेट छोड़कर कहीं और चले जाना। तो इक्वेशन बनती है n सबस्क्रिप्ट t सबस्क्रिप्ट +1 इज इक्वल टू n सबस्क्रिप्ट t सबस्क्रिप्ट +b +i माइनस d +e। है ना? मतलब फ्यूचर पॉपुलेशन, करंट पॉपुलेशन प्लस जितने जुड़े माइनस जितने गए। सीधी सी बात है। पॉपुलेशन तब बढ़ेगी जब जुड़ने वाले बर्थ्स प्लस इमिग्रेंट्स जाने वालों डेथ्स प्लस इमिग्रेंट्स से ज्यादा हों। नॉर्मली बर्थ्स और डेथ्स सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं ना। हाँ, नॉर्मल कंडीशंस में B और D ही ग्रोथ को ज्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं। I और E खास सिचुएशंस में ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जैसे जब कोई स्पीशी किसी नए आइलैंड या हैबिटेट को कॉलोनाइज कर रही हो। तो क्या पॉपुलेशन ग्रोथ का कोई पैटर्न होता है? जैसे हम ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोथ को लेके चिंतित रहते हैं, क्या नेचर में भी ऐसी ही अनचेक्ड ग्रोथ होती है या कोई लिमिट्स होती हैं? क्या हम नेचर से कुछ सीख सकते हैं? अच्छा सवाल है। नेचर में ग्रोथ के 2 मेन मॉडल समझे जाते हैं। ओके। पहला है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। ये तब होता है जब रिसोर्सेज मतलब फूड और स्पेस अनलिमिटेड हों, जो कि रेयर है शायद। हाँ, आइडियल सिचुएशन है। ऐसी स्थिति में पॉपुलेशन अपनी पूरी क्षमता से ग्रो करती है ज्योमेट्रिकली। इसका ग्राफ एक जे शेप्ड कर्व बनाता है। फिगर 11.3a में देख सकते हैं। और इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या है? कंसेप्चुअली ग्रोथ रेट dn/dt पॉपुलेशन साइज n के प्रोपोर्शनल होती है। इसे लिखते हैं dn/dt इज इक्वल टू Rn। यहाँ R क्या है? R है इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज। ये बताता है कि आइडियल कंडीशंस में पॉपुलेशन कितनी तेजी से बढ़ सकती है। ये अलग अलग स्पीशीज के लिए अलग होता है। जैसे नॉर्वे रैट के लिए 0.015, फ्लावर बीटल के लिए 0.12, 1981 में इंडिया की ह्यूमन पॉपुलेशन के लिए ये 0.0205 था। अच्छा। ये R वैल्यू किसी भी बायोटिक या एबायोटिक फैक्टर का पॉपुलेशन ग्रोथ पर जो इम्पैक्ट होता है उसको असेस करने के लिए इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। मतलब अगर R पॉजिटिव है तो पॉपुलेशन बढ़ेगी, और जितनी ज्यादा R की वैल्यू उतनी तेजी से बढ़ेगी। एग्जैक्टली। और एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का पोटेंशियल आप सोच भी नहीं सकती कितना ज्यादा है। डार्विन ने दिखाया था कि हाथी जैसा स्लो ब्रीडिंग एनिमल भी अगर अनचेक्ड ग्रो करे तो उसकी संख्या एस्ट्रोनॉमिकल हो सकती है। अरे हाँ, वो राजा और मंत्री वाली कहानी, चेस बोर्ड वाली। हाँ, मंत्री ने इनाम में चेस बोर्ड के हर स्क्वायर पर पिछले स्क्वायर से डबल गेहूं के दाने मांगे थे। राजा को लगा छोटी सी बात है, पर 64 स्क्वायर्स तक पहुंचते पहुंचते पूरे राज्य का अनाज कम पड़ गया। सोचिए। हाँ, सोचिए, अगर एक पैरामीशियम हर रोज डबल होता रहे अनलिमिटेड फूड और स्पेस के साथ, तो 64 दिन में उसकी पॉपुलेशन कितनी बड़ी हो जाएगी। माइंड बॉगलिंग। लेकिन असल दुनिया में तो रिसोर्सेज अनलिमिटेड नहीं होते, फूड स्पेस सब लिमिटेड है। बिल्कुल। यहीं पर कंपटीशन आता है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वाली बात आती है। प्रिसाइजली। इसीलिए दूसरा मॉडल है लॉजिस्टिक ग्रोथ। ये ज्यादा रियलिस्टिक है। इसमें क्या होता है? इसमें माना जाता है कि हर हैबिटेट की एक लिमिट होती है, एक मैक्सिमम पॉपुलेशन साइज जिसे वो सपोर्ट कर सकता है। इसे कहते हैं कैरिंग कैपेसिटी, के। कैरिंग कैपेसिटी, के, ठीक है। हाँ, जब रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं तो पॉपुलेशन ग्रोथ शुरू में धीमी होती है, लैग फेज,
फिर तेज होती है एक्सेलरेशन फेज, फिर धीमी होने लगती है डिसेलरेशन फेज। और आखिर में के पर पहुंचकर स्टेबल हो जाती है। एग्जैक्टली इसका ग्राफ सिग्मॉइड या एस शेप्ड कर्व जैसा दिखता है फिगर 11.3b में। तो इसमें ग्रोथ रेट के पर डिपेंड करती है? हाँ, इसकी इक्वेशन है dn dt इज इक्वल टू rn k माइनस n k। इसे वर्होल्ट्सपर्ल लॉजिस्टिक ग्रोथ कहते हैं। के माइनस एन के, ये क्या दिखाता है? ये फैक्टर k माइनस n बताता है कि एनवायरनमेंट में और कितनी ग्रोथ की गुंजाइश बची है। जैसे जैसे पॉपुलेशन साइज n कैरिंग कैपेसिटी k के करीब पहुंचती है, ये फैक्टर छोटा होता जाता है और ग्रोथ धीमी हो जाती है। और जब n इक्वल टू के हो जाता है तब ग्रोथ रुक जाती है, dn dt इक्वल टू 0। ये मॉडल ज्यादातर एनिमल पॉपुलेशंस के लिए ज्यादा एप्लीकेबल माना जाता है। आप चाहें तो इंडिया के पिछले 100 साल के सेंसस डेटा को प्लॉट करके देख सकती हैं कि पैटर्न कैसा रहा है। फैसिनेटिंग। तो पॉपुलेशंस सिर्फ बढ़ती घटती नहीं, इवॉल्व भी होती हैं। अपनी रिप्रोडक्टिव फिटनेस यानी डार्विनियन फिटनेस, हाई आर वैल्यू को मैक्सिमाइज करने के लिए अडेप्ट करती हैं। बिल्कुल, ऑर्गेनिज्म सिलेक्शन प्रेशर्स के अंडर सबसे एफिशिएंट रिप्रोडक्टिव स्ट्रैटेजी इवॉल्व करते हैं। इसमें काफी वेरिएशंस दिखते हैं जिन्हें लाइफ हिस्ट्री वेरिएशन कहते हैं। अच्छा, जैसे कुछ ऑर्गेनिजम्स लाइफ में सिर्फ एक बार ब्रीड करते हैं। पैसिफिक सैमन फिश, बैम्बू, इन्हें सेमिलपेरिस कहते हैं। सिर्फ एक बार? हाँ, जबकि कुछ कई बार ब्रीड करते हैं, ज्यादातर बर्ड्स और मैमल्स। इन्हें इटेरोपैरस कहते हैं। और ऑफस्प्रिंग के साइज और नंबर में भी फर्क होता है? हाँ, कुछ बहुत सारे छोटे साइज के ऑफस्प्रिंग्स पैदा करते हैं जैसे ऑयस्टर्स, पेलाजिक फिशेस, जबकि कुछ कम संख्या में बड़े साइज के ऑफस्प्रिंग पैदा करते हैं जैसे बर्ड्स, मैमल्स। तो कौन सी स्ट्रेटजी बेहतर है, सेमिलपेरिस या इटेरोपेरिस? ज्यादा बच्चे या कम बच्चे? कोई एक स्ट्रैटेजी यूनिवर्सली बेस्ट नहीं है। इकोलॉजिस्ट मानते हैं कि ये लाइफ हिस्ट्री ट्रेट्स हैबिटेट के स्पेसिफिक एबायोटिक और बायोटिक कंस्ट्रेंट्स के रिस्पॉन्स में इवॉल्व होते हैं। ये ट्रेड ऑफ्स का नतीजा है। ये समझना करंट रिसर्च का एक इम्पॉर्टेंट एरिया है। अब आते हैं सबसे इंटरेस्टिंग हिस्से पर, पॉपुलेशन इंटरैक्शंस। सोचिए, क्या कोई ऐसा नेचुरल हैबिटेट हो सकता है जहां सिर्फ एक ही स्पीशीज रहती हो? नहीं, ये तो इनकंसीवेबल है। है ना? इम्पॉसिबल। कम से कम खाने के लिए दूसरी स्पीशीज तो चाहिए ही। बिल्कुल, प्लांट को भी सॉइल माइक्रोब्स चाहिए न्यूट्रिएंट्स के लिए और पॉलिनेटर्स चाहिए रिप्रोडक्शन के लिए। तो स्पीशीज अकेली नहीं रहती, इंटरैक्ट करती हैं और मिलकर बायोलॉजिकल कम्युनिटी बनाती हैं। हाँ, और ये इंटरस्पेसिफिक इंटरैक्शंस, मतलब दो डिफरेंट स्पीशीज के बीच के इंटरैक्शंस, बेनिफिशियल प्लस, डेट्रिमेंटल माइनस या न्यूट्रल जीरो हो सकती हैं। इनको कैटेगराइज कर सकते हैं। हाँ, टेबल 11.1 में है दोनों को फायदा, दोनों को नुकसान। एक को फायदा प्रेडेटर, दूसरे को नुकसान प्रे। एक को फायदा पैरासाइट, दूसरे को नुकसान होस्ट। एक को फायदा, दूसरा अनअफेक्टेड। एक को नुकसान, दूसरा अनअफेक्टेड। चलिए एक एक करके समझते हैं। लेट्स स्टार्ट विथ प्रेडेशन प्लस माइनस। ये तो सबसे ऑब्वियस इंटरैक्शन लगता है, शेर हिरण को खाता है। हाँ, पर स्कोप इससे बड़ा है। अगर प्लांट्स को खाने वाले हर्बीवोर्स न हों तो प्लांट्स द्वारा बनाई गई एनर्जी का क्या होगा? प्रेडेशन एनर्जी को फूड चेन में ऊपर ट्रांसफर करने का नेचर का तरीका है। अच्छा, टाइगर, डियर क्लासिक एग्जाम्पल है, पर बीज खाने वाली स्पैरो भी प्रेडेटर है। टेक्निकली हर्बीवोर्स भी एक तरह के प्रेडेटर ही हैं प्लांट्स के लिए। तो प्रेडेटर्स के रोल क्या है इकोसिस्टम में? सिर्फ खाना ही या और भी कुछ? कई इंपॉर्टेंट रोल्स हैं। पहला, वे एनर्जी ट्रांसफर का जरिया हैं। दूसरा, वे प्रे पॉपुलेशंस को कंट्रोल में रखते हैं। कंट्रोल कैसे? अगर प्रेडेटर ना हो तो प्रे की पॉपुलेशन इतनी बढ़ सकती है कि इकोसिस्टम अनस्टेबल हो जाए। एक्सोटिक स्पीशीज के इन्वेजिव होने के पीछे अक्सर यही कारण होता है। नई जगह पर उनके नेचुरल प्रेडेटर्स नहीं होते। हाँ, सुना है। ऑस्ट्रेलिया में प्रिकली पेयर कैक्टस वाला एग्जाम्पल। बिल्कुल, उसे बाद में एक कैक्टस फीडिंग मॉथ उसका प्रेडेटर इंट्रोड्यूस करके कंट्रोल किया गया। बायोलॉजिकल बेस्ट कंट्रोल मेथड्स इसी प्रिंसिपल पर बेस्ड हैं। और कोई रोल? तीसरा, प्रेडेटर स्पीशीज डाइवर्सिटी बनाए रखने में मदद करते हैं। वो कैसे? वो प्रे स्पीशीज के बीच कंपटीशन कम करके। अमेरिकन पैसिफिक कोस्ट पर स्टारफिश पिसाइस्टर, जो एक प्रेडेटर है, को हटाने पर देखा गया कि एक साल के अंदर 10 से ज्यादा इनवर्टिब्रेट स्पीसीज गायब हो गईं। अरे क्यों? क्योंकि उनके बीच इंटरस्पेसिफिक कंपटीशन बढ़ गया था।
स्टारफिश उन्हें कंट्रोल में रखता था। पर अगर प्रेडेटर बहुत एफिशिएंट हो जाए और सारे प्रे खा जाए तो प्रे एक्सटिंक्ट हो जाएगा और फिर फूड की कमी से प्रेडेटर भी। इसीलिए नेचर में प्रेडेटर्स अक्सर प्रूडेंट यानी समझदार होते हैं। वो प्रे को ओवर एक्सप्लॉइट नहीं करते। अच्छा, और प्रे स्पीशीज ने भी बचने के तरीके इवॉल्व किए होंगे? बिल्कुल, जैसे कैमोफ्लाज, छिप जाना, इंसेक्ट्स फ्रॉग्स में आम है। हाँ, गिरगिट जैसे। हाँ, कुछ पॉइजनस होते हैं, जैसे मोनाक बटरफ्लाई बर्ड प्रेडेटर के लिए बहुत डिस्टेस्टफुल होती है। क्यों? क्योंकि कैटरपिलर स्टेज में वो एक पॉइजनस वीड खाती है और वो केमिकल उसकी बॉडी में रह जाता है। कमाल है। और प्लांट्स कैसे बचते हैं हर्बिवोर से? वो तो भाग भी नहीं सकते। प्लांट्स ने मॉर्फोलॉजिकल और केमिकल डिफेंसेस इवॉल्व किए हैं। मॉर्फोलॉजिकल जैसे थॉर्न्स, कांटे, अकेशिया, कैक्टस में। हाँ, कांटे तो देखे हैं। और केमिकल? केमिकल डिफेंसेस में प्लांट्स ऐसे केमिकल्स बनाते हैं जो हर्बिवोर को बीमार कर दें, उनका डाइजेशन खराब कर दें, रिप्रोडक्शन रोक दें या मार ही डालें। जैसे कैलोट्रोपिस, आंख का पौधा, हाईली पॉइजनस कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स बनाता है, जानवर उसे नहीं खाते। अच्छा, तो ये जो निकोटीन, कैफीन, क्विनाइन है, ये सब प्लांट्स के डिफेंसेस हैं? हाँ, ये सब असल में प्लांट्स के डिफेंसेस हैं ग्रेजर्स और ब्राउजर्स के खिलाफ। नियरली 25% इंसेक्ट्स फाइटोफेगस हैं, मतलब प्लांट्स खाते हैं, तो प्लांट्स को डिफेंस तो चाहिए ही। वाओ। अब अगला इंटरेक्शन है कंपटीशन। डार्विन ने से एवोल्यूशन में पोटेंट फोर्स माना था। हाँ, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। जनरली माना जाता है कि कंपटीशन तब होता है जब क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज सेम लिमिटेड रिसोर्सेज के लिए compete करें। पर ये पूरी कहानी नहीं है। क्यों? पहली बात, टोटली अनरिलेटेड स्पीशीज भी compete कर सकती हैं। जैसे साउथ अमेरिकन लेक्स में विजिटिंग फ्लेमिंगोज और वहीं रहने वाली मछलियां दोनों कॉमन फूड यानी जू प्लैंकटन के लिए compete करती हैं। अच्छा, फ्लेमिंगो और फिश बिल्कुल अनरिलेटेड। हाँ। दूसरी बात, रिसोर्सेज का लिमिटेड होना भी हमेशा जरूरी नहीं। इंटरफेरेंस कंपटीशन में एक स्पीशीज की प्रेजेंस ही दूसरी स्पीशीज की फीडिंग एफिशिएंसी कम कर सकती है, भले ही खाना भरपूर हो। तो कंपटीशन की बेस्ट डेफिनेशन क्या हुई फिर? कंपटीशन वो प्रोसेस है जिसमें एक स्पीशीज की फिटनेस, जिसे आर वैल्यू से मापते हैं, दूसरी स्पीशीज की प्रेजेंस में सिग्निफिकेंटली कम हो जाए। अच्छा। लैब में गाउस ने दिखाया था कि लिमिटेड रिसोर्सेज में कंपीटिंग स्पीशीज को एग्जिस्ट नहीं कर सकती। सुपीरियर वाली इंफीरियर को एलिमिनेट कर देगी। नेचर में इसका एविडेंस मिलता है? मिलना मुश्किल है, पर सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है। जैसे गैलोपैगोस आइलैंड्स में एबिंगटन टॉर्टोइस का एक्सटिंक्शन गोट्स के आने के बाद हुआ। गोट्स की ब्राउजिंग एफिशिएंसी ज्यादा थी। दूसरा है कॉम्पिटिटिव रिलीज। जब सुपीरियर कॉम्पिटिटर को हटा दिया जाए तो इन्फीरियर स्पीशीज का डिस्ट्रीब्यूशनल रेंज बढ़ जाता है। कॉनल ने स्कॉटलैंड के रॉकी कोस्ट पर दिखाया कि बड़ा बार्निकल बैलेनस छोटे बार्निकल चैथमैलस को एक्सक्लूड कर देता है। जनरली हर्बीवोर्स और प्लांट्स कार्निवोर्स से ज्यादा एडवर्सली अफेक्टेड होते हैं कंपटीशन से। तो गाउस का कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कि दो क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज सेम रिसोर्सेज के लिए compete करते हुए साथ नहीं रह सकती, ये कितना सच है? ये लिमिटिंग रिसोर्सेज में ट्रू हो सकता है, पर हमेशा नहीं। स्पीशीज कंपटीशन के बावजूद कोएग्जिस्ट करने के तरीके भी इवॉल्व कर सकती हैं। जैसे? एक इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है रिसोर्स पार्टीशनिंग। मतलब सेम रिसोर्स के लिए compete करने वाली स्पीशीज उसे अलग अलग तरीके से यूज करना सीख लेती हैं। कैसे? टाइम अलग कर लिया या जगह। हाँ, जैसे अलग टाइम पर फीड करना या पेड़ के अलग हिस्सों में फॉरेज करना। मकार्थर ने दिखाया कि 5 क्लोजली रिलेटेड वॉर्बलर स्पीशीज एक ही पेड़ पर कोएग्जिस्ट कर पा रही थीं क्योंकि उनकी फॉरेजिंग एक्टिविटीज अलग-अलग थीं। ये तो अडेप्टेशन का बेहतरीन उदाहरण है। अब बात करते हैं पैरासिटिज्म प्लस माइनस। फ्री लॉजिंग एंड मील्स साउंड्स गुड। बिल्कुल, इसीलिए पैरासिटिज्म इतना कॉमन है प्लांट से लेकर हायर वर्टिब्रेट्स तक। मेनी पैरासाइट्स होस्ट स्पेसिफिक होते हैं, यानी सिर्फ एक ही होस्ट स्पीशी कर रहते हैं। इससे होस्ट और पैरासाइट के बीच कोई एवोल्यूशन होता होगा? हाँ बिल्कुल, एक तरह की एवोल्यूशनरी आर्म्स रेस चलती है। होस्ट रेजिस्टेंस इवॉल्व करता है तो पैरासाइट उसे ओवरकम करने का तरीका इवॉल्व करता है। पैरासाइट्स में क्या खास अडैप्टेशंस होते हैं? उनकी लाइफस्टाइल के हिसाब से अननेसेसरी सेंस ऑर्गन्स का लॉस, होस्ट से चिपकने के लिए एडेसिव ऑर्गन्स या सकर्स, डाइजेस्टिव सिस्टम का लॉस और हाई रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी। लाइफ साइकिल्स भी कॉम्प्लेक्स होते हैं। हाँ, अक्सर कॉम्प्लेक्स होते हैं जिनमें 1-2 इंटरमीडिएट होस्ट्स या वेक्टर शामिल होते हैं। जैसे ह्यूमन लिवर फ्लूक को 2 इंटरमीडिएट होस्ट स्नेल और फिश चाहिए,
मलेरिया पैरासाइट को फैलने के लिए वेक्टर मस्कीटो चाहिए। और ये होस्ट को नुकसान कैसे पहुंचाते हैं? सर्वाइवल, ग्रोथ कम करके? हाँ, सर्वाइवल, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन कम कर सकते हैं, पॉपुलेशन डेंसिटी घटा सकते हैं, होस्ट को फिजिकली वीक बनाकर उसे प्रिडेशन का शिकार बनवा सकते हैं। एक सवाल है, क्या आइडियल पैरासाइट को होस्ट को हार्म किए बिना थ्राइव करना चाहिए? फिर नेचुरल सिलेक्शन ने ऐसे हार्मलेस पैरासाइट्स क्यों इवॉल्व नहीं किए? ये बड़ा फिलोसॉफिकल सवाल है इकोलॉजी में। शायद पूरी तरह हार्मलेस होने में पैरासाइट का अपना नुकसान हो। खैर, पैरासाइट्स के टाइप्स देखें तो एक्टोपैरासाइट्स होस्ट की बॉडी के बाहर रहते हैं, जैसे जू, टिक्स। हाँ, लाइस ऑन ह्यूमन्स, टिक्स ऑन डॉग्स, मरीन फिश पर कोपोपोड्स। कस्क्यूटा अमरबेल एक पैरासिटिक प्लांट है जो हेज प्लांट्स पर उगती है। उसमें क्लोरोफिल और लीव्स नहीं होते, वो होस्ट से न्यूट्रिशन लेती है। अच्छा, फीमेल मॉस्किटो पैरासाइट है? नहीं, टेक्निकली नहीं, वो ब्लड रिप्रोडक्शन के लिए लेती है, जीने के लिए नहीं। इंटरेस्टिंग पॉइंट। और एंडोपैरासाइट्स एंडोपैरासाइट्स होस्ट की बॉडी के अंदर रहते हैं, लिवर, किडनी, लंग्स, आरबीसीज वगैरह में। इनके लाइफ साइकिल्स और ज्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं। मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स सिंप्लीफाइड होते हैं, पर रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल बहुत हाई होता है। बर्ड्स में ब्रूड पैरासिटिज्म भी होता है ना? हाँ, कोयल और कौवे वाला किस्सा? हाँ, ये बहुत फैसिनेटिंग है। पैरासिटिक बर्ड जैसे कोयल होस्ट बर्ड जैसे कौवा के नेस्ट में अंडे दे देती है। होस्ट उन अंडों को अपना समझकर इंक्यूबेट करता है। पर कौवे को पता नहीं चलता। कमाल की बात यह है कि इवोल्यूशन के दौरान पैरासिटिक बर्ड के एग्स होस्ट के एग्स जैसे दिखने लगे हैं, साइज और कलर में, ताकि होस्ट उन्हें पहचान कर रिजेक्ट ना कर दे। स्प्रिंग समर में ये देखा जा सकता है। अमेजिंग। नेक्स्ट इज कॉमेंसलिज्म। +0, एक को फायदा, दूसरे को कुछ नहीं। हाँ, इंटरैक्शन जिसमें एक स्पीशी बेनिफिट होती है, दूसरी नीदर हार्म्ड नॉर बेनिफिटेड। हाँ। इसके क्या एग्जांपल्स हैं? जैसे आम के पेड़ की डाल पर ऑर्किड का उगना, ऑर्किड को सहारा मिलता है, आम को कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके। व्हेल की पीठ पर बार्निकल्स का ग्रो करना, बार्निकल्स को रहने की जगह और मूवमेंट मिलती है, व्हेल अनअफेक्टेड रहती है। हाँ, कैपल ईग्रिट बगुलों के साथ चरते हुए पशुओं के साथ चलना, पशु घास में से इंसेक्ट्स फ्लश आउट करते हैं जिन्हें बगुले आसानी से पकड़ लेते हैं, कैटल अनअफेक्टेड। और वो क्लाउन फिश और सी एनेमोन वाला? हाँ, क्लाउन फिश सी एनीमोन के स्टिंगिंग टेंटिकल्स के बीच रहती है। फिश को प्रेडेटर से प्रोटेक्शन मिलती है, एनीमोन को फिश से कोई अपैरेंट बेनिफिट नहीं। ठीक है, अब आते हैं म्यूचुअलिज्म ++ पर। इसमें दोनों को फायदा होता है। हाँ, इसे सहजीविता या सहोपकारिता भी कहते हैं। इंटरैक्शन जिसमें दोनों इंटरैक्टिंग स्पीशीज को बेनिफिट होता है। इसके एग्जाम्पल्स तो बहुत कॉमन है शायद। लाइकन्स। हाँ, लाइकन्स फंगस और फोटोसिंथेसाइजिंग एल्गे या साइनोबैक्टीरिया के बीच इंटीमेट म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप है। माइकोरजे भी है। फंजाई और हायर प्लांट्स की रूट्स के बीच एसोसिएशन। इसमें क्या फायदा है? फंगाई एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करने में प्लांट की हेल्प करते हैं। प्लांट बदले में फंगाई को एनर्जी यील्डिंग कार्बोहाइड्रेट्स देता है। विन विन। बिल्कुल। लेकिन सबसे स्पेक्टेक्युलर एग्जाम्पल्स प्लांट एनिमल रिलेशनशिप्स में दिखते हैं। पॉलिनेशन और सीड डिस्पर्सल। एग्जैक्टली। प्लांट्स को पॉलिनेशन और सीड डिस्पर्सल के लिए एनिमल्स की हेल्प चाहिए। बदले में एनिमल्स को फीस देनी पड़ती है। फीस मतलब रिवॉर्ड्स। हाँ, रिवॉर्ड्स। प्लांट्स पॉलिनेटर्स को पॉलिन एंड नेक्टर देते हैं, सीड डिस्पर्सर्स को जूसी एंड न्यूट्रिशियस फ्रूट्स। पर इस सिस्टम को चीटर से सेफगार्ड करना होता है। चीटर्स मतलब जो रिवॉर्ड ले लें पर काम ना करें। हाँ, जैसे नेक्टर चुराने वाले एनिमल्स जो पॉलिनेशन ना करे। प्लांट्स को इनसे बचने के तरीके भी इवॉल्व करने पड़ते हैं। यहाँ को-एवोल्यूशन का रोल आता होगा? बिल्कुल। प्लांट एनिमल इंटरैक्शंस में अक्सर म्यूचुअलिस्ट्स का को-एवोल्यूशन होता है। फ्लावर और पॉलिनेटर स्पीशीज का एवोल्यूशन टाइटली लिंक्ड होता है। कोई खास एग्जाम्पल? फिग ट्रीज, अंजीर और पॉलिनेटर वॉस्प स्पीशीज के बीच टाइट 1-to-1 रिलेशनशिप है। फिगर 11.4 में देख सकते हैं। एक स्पेसिफिक फिग स्पीशीज को उसकी पार्टनर वॉस्प स्पीशीज ही पॉलिनेट कर सकती है। वाओ, कैसे? फीमेल वॉस्प फ्रूट को ओविपोजिशन, एग लेइंग साइट की तरह यूज करती है और डेवलपिंग सीड्स को लार्वा के नरिशमेंट के लिए। वॉस्प सूटेबल एग लेइंग साइट्स ढूंढते हुए फिग इन्फ्लोरेसेंस को पॉलिनेट करती है। फिग बदले में वॉस्प को पॉलिनेशन के लिए फूड, डेवलपिंग सीड्स फॉर लार्वा, ऑफर करती है। अमेजिंग पार्टनरशिप। ऑर्किड्स के बारे में भी कुछ ऐसा ही है? सुना है बड़े डाइवर्स होते हैं।
हाँ, ऑर्किड्स में तो फ्लोरल पैटर्न्स की जबरदस्त डाइवर्सिटी है। ये सब स्पेसिफिक पॉलिनेटर इंसेक्ट्स, बीज, बम्बल बीज को अट्रैक्ट करने और गारंटीड पॉलिनेशन इंश्योर करने के लिए इवॉल्व हुई है। फिगर 11.5 देखें। पर सब ऑर्किड्स रिवॉर्ड्स नहीं देते। सही कहा। मेडिटेरेनियन ऑर्किड ऑफ्रिस सेक्सुअल डिसीट यानी यौन धोखे का इस्तेमाल करती है बी स्पीशीज से पॉलिनेशन करवाने के लिए। सेक्सुअल डिसीट वो कैसे? उसकी एक पेटल फीमेल बी जैसी दिखती है, साइज, कलर, मार्किंग्स में। मेल बी उसे फीमेल समझकर अट्रैक्ट होता है, फ्लावर के साथ सूडो कॉप्युलेट्स करता है। सूडो कॉप्युलेट्स मतलब फेक मेटिंग। हाँ, इस प्रोसेस में पॉलन से डस्ट हो जाता है। जब यही बी दूसरे फ्लावर के साथ सूडो कॉप्युलेट्स करता है तो पॉलन ट्रांसफर करके पॉलिनेट कर देता है। ये तो कमाल का डिसेप्शन है, को-इवोल्यूशन इन एक्शन। बिल्कुल। सोचिए, अगर फीमेल बी का कलर पैटर्न इवॉल्व होकर चेंज हो जाए तो पॉलिनेशन सक्सेस कम हो जाएगा, अनलेस ऑर्किड फ्लावर को इवॉल्व करके रिजेम्बलेंस मेंटेन करे। इनक्रेडिबल। और आखिर इंटरैक्शन टाइप? एमेंसिलिज्म। हाँ, एमेंसिलिज्म -0। इसमें एक स्पीशीज को हार्म होता है, दूसरी अनअफेक्टेड रहती है। इसका टेक्स्ट बुक में ज्यादा डिटेल नहीं है, पर ये इंटरैक्शन टाइप्स में शामिल है। तो हमने आज ऑर्गेनिजम्स और पॉपुलेशंस की दुनिया का एक पूरा चक्कर लगाया। हमने समझा इकोलॉजी क्या है, पॉपुलेशंस के यूनिक एट्रीब्यूट्स जैसे बर्थ डेथ रेट्स, सेक्स रेशियो, एज पिरामिड्स, पॉपुलेशन डेंसिटी और उसे मेजर करने के तरीके। हाँ, पॉपुलेशन ग्रोथ के फैक्टर्स नैटेलिटी, मोर्टेलिटी, इमिग्रेशन, एमिग्रेशन और दो मेन मॉडल्स, एक्सपोनेंशियल, जे कर्व, अनलिमिटेड रिसोर्सेज और लॉजिस्टिक, एस कर्व, लिमिटेड रिसोर्सेज, कैरिंग कैपेसिटी के। हमने लाइफ हिस्ट्री वेरिएशंस देखी, कैसे ऑर्गेनिजम्स रिप्रोडक्टिव फिटनेस को मैक्सिमाइज करने के लिए अडेप्ट करते हैं। और सबसे आखिर में डिफरेंट स्पीशीज के बीच इंटरैक्शंस, प्रेडेशन प्लस माइनस और उसके रोल्स, कंपटीशन माइनस माइनस और को एग्जिस्टेंस के तरीके जैसे रिसोर्स पार्टीशनिंग, पैरासाइटिज्म प्लस माइनस के टाइप्स और अडेप्टेशंस, एक्टो एंडो ब्रूड पैरासाइटिज्म, कमेंसलिज्म +0 और म्यूचुअलिज्म ++, जिसमें कोविलेशन, फिग वॉस्प, ऑर्किड बी एग्जाम्पल्स की है, और एमेंसिलिज्म -0। काफी कुछ कवर किया हमने। हाँ, ये सब समझना सिर्फ एकेडमिक एक्सरसाइज नहीं है। लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल में हमने कैरिंग कैपेसिटी के का कॉन्सेप्ट देखा। एनवायरनमेंट की एक लिमिट होती है। ह्यूमन पॉपुलेशन और रिसोर्स कंजम्पशन पर जो डिस्कशंस होती हैं, उन्हें देखते हुए एक सवाल मन में आता है लिसनर्स के लिए। अच्छा, क्या सवाल है? पॉपुलेशन इकोलॉजी के ये प्रिंसिपल्स के रिसोर्स लिमिटेशन, कंपटीशन, ये सब ह्यूमन स्पीशीज और प्लैनेट अर्थ के रिसोर्सेज के बीच एक सस्टेनेबल इंटरेक्शन को समझने में हमारी कैसे मदद कर सकते हैं, इस पर सोचने की जरूरत है। बिल्कुल सोचने वाली बात है। इन इकोलॉजिकल रूल्स को समझना शायद हमारे अपने भविष्य के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। इस गहरी और ज्ञानवर्धक चर्चा के लिए धन्यवाद। धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक और सत्र में।